नमस्कार, टीसीएच के डेली अपडेट्स में आपका स्वागत है। खबर शुरुआत करते हैं शांतनु ठाकुर से। आप जानते हैं शांतनु ठाकुर कौन है? मैं नहीं जानता था। मुझे यह पता चला कि शांतनु ठाकुर साहब केंद्रीय कोई मंत्री हैं। किस विभाग के हैं यह मुझे अभी तक भी नहीं पता है। जब उन्होंने एक बयान दिया था, बंगाल में बयान दिया था कि 7 दिन के अंदर सीएए लागू हो जाएगा, बड़ा हल्ला हुआ, पोस्टर्स बन गए, सारी जगह चलने लगा, अखबार में आ गया। कम से कम सारे लोग जान गए कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में शांतनु ठाकुर नाम के भी कोई मंत्री हैं। एक हफ्ता बीत गया, सीएए पर कोई चर्चा नहीं है। संसद का जो अधिवेशन था वो खत्म हो गया। तो शांतनु ठाकुर जी ने कहा है मेरी जबान फिसल गई थी। जबान बड़ी फिसल जाती है लोगों की, कभी दक्षिण चली जाती है, कभी उत्तर चली जाती है। ऐसा लगता है कि बीजेपी के अंदर कोई प्रतियोगिता हो रही है कि कितना भयानक से भयानक बयान, कितना चर्चा में रहने के लिए कितना भड़काने वाला बयान कौन दे सकता है। और शांतनु ठाकुर जी भी बेचारे उसी दलदल में कूद गए। तो मैं उनकी कोई गलती नहीं मानता हूं, लेकिन खबर बड़ी है इंडिया गठबंधन की। बड़े जोर शोर से बना था इंडिया गठबंधन, बड़ा शोर मचा था, खूब सारी अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स आई थी, ढेर सारे नेता एक साथ, अच्छे अच्छे बयान, मिलकर लड़ेंगे वगैरह वगैरह, सारा कुछ चल रहा था। हम लोगों को भी अच्छा लग रहा था। मैंने तो सपा के प्रवक्ता राजकुमार भाटी जी का बाकायदा इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने कहा था इंडिया गठबंधन बहुत मजबूत है और हम मिलकर लड़ेंगे वगैरह वगैरह, सारा कुछ ये चल रहा था। लेकिन ऐसा लगता है कि इंडिया गठबंधन के अंदर जो दरारें हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ये कहने में मुझे बहुत संकोच नहीं है कि अब ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी में गठबंधन बना तो लिया गया, लेकिन कहां कितने लोग कैसे लड़ेंगे ये सारा कुछ तय नहीं किया गया, जिसके चलते लगातार ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन 100 दिन बचे हैं चुनाव की घोषणा के, तो या फिर चुनाव के 100 दिन बचे हैं, आप मान सकते हैं मई में चुनाव हो सकता है। तो ऐसे में ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन कुछ समझ नहीं पा रहा है क्या करें क्या नहीं करें। राहुल गांधी अपनी यात्रा पर निकले हुए हैं, यात्रा अच्छी जा रही है। असम में भी अच्छी भीड़ आई, बंगाल में भी अच्छी भीड़ आई, बिहार में भी अच्छी भीड़ आई, उड़ीसा में भी काफी अच्छी भीड़ है। लोगों से मिल रहे हैं, जो उनका स्टाइल है, गरीब लोगों से बात करना, सबसे मिलना, ये सारा कुछ करना राहुल गांधी कर रहे हैं और हो सकता है इसका पॉजिटिव इफेक्ट भी मिले। इस बार जो यात्रा है वो उत्तर में है, काफी देर तक यूपी में भी है, बिहार में भी है और जगहों पे जाएगी, तो हो सकता है कांग्रेस को इसका लाभ मिले। लेकिन आप देखिए कि बंगाल में यात्रा जाती है और ममता बनर्जी कह देती है मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। उसके बाद बिहार में जाती है तो नीतीश कुमार, जो गठबंधन के फेस की तरह दिख रहे थे, सबसे आगे आगे दिख रहे थे, वो एक बार फिर पलट के एनडीए में जाके बैठ जाते हैं। उसके बाद झारखंड में पहुंचती है तो झारखंड में बवाल करने की कोशिश की जाती है। हेमंत सोरेन जी जेल में पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां सरकार बच जाती है। चंपई सोरेन साहब नए मुख्यमंत्री बनते हैं और उन्होंने विश्वास मत प्राप्त भी कर लिया है। बिहार में अभी विश्वास मत हुआ नहीं है, वहां क्या होता है देखने वाली बात होगी। उड़ीसा में ऐसी कोई खास बात नहीं थी। यात्रा अब यूपी आने वाली है और यूपी में आने से पहले ही एक बड़ा बम विस्फोट यह हुआ है। कल सारे न्यूज चैनल्स पे यह खबर आई और मैं आपको बताऊं कि न्यूज चैनल्स पे खबर ऐसे ही नहीं आती है। या तो भारतीय जनता पार्टी ने यह खबर ब्रेक की होगी और या फिर जयंत चौधरी ने खुद यह खबर या उनकी पार्टी ने यह खबर ब्रेक की होगी कि जयंत चौधरी जो लगातार समाजवादी पार्टी के साथ बने हुए थे, आप जानते हैं कि विधानसभा चुनावों में कांग्रेस अलायंस में नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोकदल, इन दोनों पार्टियों ने मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन खबर यह आ रही है कि जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन से बाहर जा रहे हैं और अब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने को तैयार हो रहे हैं, जो उनको 4 सीटें दे रही है। इसके पहले हुआ यह कि अखिलेश यादव जी का अचानक एक दिन ट्वीट आया और उन्होंने ट्वीट में घोषणा कर दी 11 सीटें कांग्रेस को, 7 सीटें आरएलडी को, बाकी सीटें सपा को। और यह घोषणा अकेले थी। जब भी गठबंधन की घोषणा होती है तो हमने क्या देखा है कि कई सारे नेता आते हैं, जिन जिन पार्टियों का गठबंधन होता है उनके प्रतिनिधि आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा घोषणा की जाती है कि अब हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और उसके बाद सीटें वगैरह घोषित की जाती हैं। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव जी ने जब यह घोषणा की, मैं आपको बता सकता हूं इतने सूत्र तो मेरे भी हैं, मेरे सूत्र नहीं है, मेरे मित्र हैं पार्टियों में, चाहे वो आरएलडी हो, चाहे सपा हो, चाहे कांग्रेस हो, व्यक्तिगत मित्र हैं। और मैं इतना आपको बता सकता हूं कि अखिलेश यादव जी ने जब वो घोषणा की तो कम से कम कांग्रेस के लोगों को यह बिल्कुल पता नहीं था कि अखिलेश इस तरह की कोई घोषणा करने जा रहे हैं। अखिलेश जी ने जब यह घोषणा
की तो मुझे उस समय लगा था कि शायद मिलजुल के ये घोषणा की गई है, मैंने उसका स्वागत किया था ट्विटर पे। उसके तुरंत बाद कई नेताओं के अलग अलग पार्टियों से फोन आया और उन्होंने कहा कि अशोक जी ये घोषणा अखिलेश जी ने अकेले की है, हम इससे सेटिस्फाई नहीं है। कांग्रेस के लोग भी सेटिस्फाई नहीं थे, आरएलडी के लोग भी सेटिस्फाई नहीं थे। 7 सीटों का मामला तो आरएलडी के लिए बुरा नहीं था, आरएलडी 7 सीटों के लिए तैयार थी। लेकिन उसके आगे जो कहा जा रहा था, जो लोग बता रहे हैं, अंदरूनी लोग बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि अखिलेश जी ने 7 सीटें आरएलडी को दे दी और कहा इनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी के लोग आरएलडी के निशान पर चुनाव लड़ेंगे। यानी 7 सीटें मिली आरएलडी को और उसमें से 4 सीटें लेकर अखिलेश जी खुद चले जाएंगे, क्योंकि उन सीटों पर अखिलेश जी की पार्टी यानी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। चुनाव चिन्ह भले आरएलडी का होगा। यानी आरएलडी को असल में मिली सिर्फ 3 सीटें। अच्छा, इस पर भी लोग बताते हैं कि आरएलडी तैयार थी, लेकिन जो सीटें दी जा रही थी उनकी सारी दिक्कत थी। कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी चाहती थी कि मुजफ्फरपुर, कैराना, बिजनौर, इस तरह की जो 4 सीटें हैं उन पर उनके उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार लड़े। अब देखिए, छोटी सी पार्टी है राष्ट्रीय लोकदल, उसका जो आधार क्षेत्र है वो जाटों और किसानों के बीच जो ये पूरा बेल्ट है वहां पर है। मेरठ की जो जिला है उसमें उसका अच्छा खासा प्रभाव है। बागपत चौधरी चरण सिंह की सीट रही है, वहां से चौधरी अजित सिंह भी चुनाव जीते हैं और वो सीट आरएलडी की रही है। कैराना जो है वो मुस्लिम बाहुल्य सीट है। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये सारी सीटें ऐसी थीं जो आरएलडी अपने लिए चाहती थी, लेकिन आरएलडी को जो सीटें दी जा रही हैं लड़ने के लिए वो हाथरस और मथुरा जैसी सीटें दी जा रही हैं। अब मथुरा में कभी चौधरी अजित सिंह जी की जो बहन थी वो चुनाव जीती थी, लेकिन वो कोई आरएलडी की बहुत परंपरागत सीट रह नहीं गई है। वहां से चुनाव लड़ती हैं हेमा मालिनी जी, 2 बार से लगातार वहां से चुनाव जीत रही हैं। तो इन इफेक्ट हुआ क्या, जो बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने आरएलडी का जो अपना क्षेत्र था, आरएलडी का जो अपना इलाका था, उस इलाके में समाजवादी पार्टी को लड़ने के लिए कहा कि हमारे उम्मीदवार लड़ेंगे, भले टिकट आपका होगा, भले सिंबल आपका होगा, लेकिन उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के होंगे। और हाथरस और मथुरा जैसी उन सीटों पर आरएलडी को अपने सिंबल पर लड़ने के लिए, अपना उम्मीदवार खड़ा करने के लिए कहा, जो उनकी पारंपरिक सीटें नहीं है और जहां उनकी जीत की संभावना बहुत कम है। अब देखिए, सिद्धांत वगैरह की बात तो हम लोग करते हैं, हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कांग्रेस को हराना है, इनको हराना है, बीजेपी को हराना है, सांप्रदायिकता हटाना, लेकिन पॉलिटिकल पार्टियों को अपनी राजनीति करनी होती है, उनको अपना अस्तित्व बनाए रखना पड़ता है। अब जयंत जी तो राज्यसभा में है, सपा के समर्थन से वो राज्यसभा में है, ठीक है, लेकिन उनकी पार्टी है, जाटों की पार्टी है, मुसलमानों का अच्छा खासा समर्थन है, पश्चिम में उनका ठीक ठाक समर्थन है, तो अपना जो बेस इलाका है वो पूरा का पूरा वो समाजवादी पार्टी को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं। इसके उलट जो बात चल रही है एनडीए के साथ, उसमें ये सीटें मुजफ्फरनगर, कैराना वगैरह की जो सीटें हैं, ऐसी 3 सीटें उस इलाके की दी जा रही हैं आरएलडी को, और मथुरा की सीट भी आरएलडी को देने की बात की जा रही है, यह कहा जा रहा है। अब ये जो 4 सीटें दी जा रही हैं, मथुरा को आप जोड़ लीजिए, कैराना को जोड़ लीजिए, मुजफ्फरनगर को जोड़ लीजिए, इस तरह की जो 4 सीटें दी जा रही हैं वो अगर देखें तो आरएलडी के लिए बेहतर है, क्योंकि उनकी अपनी एरिया भी है और प्लस मथुरा की सीट है। मथुरा अगर भाजपा के साथ मिलकर लड़ते हैं, जाहिर है फिर हेमा मालिनी लड़ेंगी, नहीं तो मथुरा में भी जीतने की संभावना है। तो अगर 1 मिनट सिद्धांत वगैरह छोड़ दें, चुनावी फायदे की बात सोचें, तो आरएलडी के लिए ऐसा लगता है कि बीजेपी का जो ऑफर है वो ज्यादा बेहतर है। और मैं जब आपसे ये बात कर रहा हूं तो केवल कल की न्यूज ब्रेक का मामला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आरएलडी के जो लगातार सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव अकाउंट्स हैं, चाहे वो भूपिंदर चौधरी का अकाउंट हो, चाहे शकील सिद्दीकी का अकाउंट हो, या खुद जयंत चौधरी का अकाउंट हो, वो बड़ा खामोश लग रहा है 2 दिन से। उस पर कुछ खास आया नहीं है, खास क्या कुछ भी नहीं आया। इसका मतलब क्या होता है? और इसके साथ साथ जयंत चौधरी ने ऐसे 2 प्रोग्राम रद्द कर दिए हैं जो इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए थे, जो वो लगातार चुनाव के सिलसिले में कर रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे। तो ये सब मिला जुला के ऐसा लगता है कि अब अटकलें लगाने का समय खत्म हो चुका है। आरएलडी ने पूरी तरह से तय कर लिया है जाने का भारतीय जनता पार्टी के साथ। वैसे भी चौधरी अजित सिंह जो है वो एनडीए के हिस्सा रहे हैं, तो ऐसा कोई मामला नहीं है। हालांकि जयंत चौधरी ने जिस तरह की राजनीति की है, जिस तरह लगातार वो भाजपा के खिलाफ रहे हैं, जिस तरह उनके ऊपर लाठीचार्ज भी हुआ था, जिस तरह किसानों के आंदोलन में आरएलडी बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती रही है, जिस तरह किसानों के आंदोलन में आरएलडी के लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए, जेल में गए और सारा कुछ किया, उसके बाद
आप सोच के देखिए कि कैराना जैसी सीट पर, जो मुस्लिम बहुल सीट है, अगर वहां पर चौधरी साहब जाते हैं चुनाव लड़ने भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो क्या कैराना के मुस्लिम वोट जो हैं वो उनके पास जाएंगे, या कैराना में जो भाजपा विरोधी वोट हैं वो आंख मूंद के जयंत चौधरी के पास चले जाएंगे? मथुरा की सीट तो वो जीत सकते हैं भारतीय जनता पार्टी की सहायता से, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो बेस का मामला कर रहे हैं, क्या वहां का जो कोर वोट है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उनके लंबे संघर्ष में उनके साथ आया है, क्या वो उनके साथ रह जाएगा? यह भी देखने वाला मामला होगा। तो जयंत चौधरी का कितना फायदा होगा, कितना नुकसान होगा, ये तो हम नहीं जानते, लेकिन ये हम साफ साफ कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन का जो पूरा मामला बनता हुआ दिख रहा था, अब बिगड़ता हुआ दिख रहा है। अब मान लीजिए जयंत चौधरी चले जाते हैं, 7 सीटें और हट जाती हैं। अब इन 7 सीटों में कांग्रेस को कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 11 सीटें जो कांग्रेस को देने की बात है, वो भी ऐसी सीटें नहीं हैं जहां कांग्रेस पिछले चुनाव में सेकंड पोजीशन पे या फाइटिंग में रही है। उनमें कई सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं। वो कांग्रेस लेकर क्या करेगी? अगर कांग्रेस को 1 ही या 2 सीट जीतनी है इन 11 में से, तो फिर अकेले लड़ने में क्या दिक्कत है? 1 या 2 सीट तो वो शायद अकेले लड़के भी जीत सकती है। ये लेकिन साथ साथ में क्या हुआ है कि भारत जोड़ो यात्रा जब यूपी से गुजर रही है, तो अखिलेश जी को उसका आमंत्रण दिया गया है ये कि कांग्रेस के कुछ बड़े नेता हैं जो चाहते हैं किसी भी सूरत में सपा के साथ गठबंधन हो जाए, इसलिए वो तो लगे हुए हैं। लेकिन आम कार्यकर्ता या वो लोग जो अपने चुनाव क्षेत्रों में पिछले 6 महीने साल भर से मेहनत कर रहे हैं, पैसा भी खर्च कर चुके हैं, वो लोग इसको लेके बहुत संतुष्ट नहीं है। और अगर ये गठबंधन होता है तो कांग्रेस में फिर टूट फूट हो सकती है। कांग्रेस के कई नेता, वैसे भी कांग्रेस यूपी में बहुत थोड़ी सी बची है, और अगर ये होता है सपा के साथ गठबंधन और कांग्रेस की वो सीटें सपा के पास चली जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस से कुछ और लोग टूटकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। तो उत्तर प्रदेश, जहां सबसे ज्यादा सीटें हैं लोकसभा की, और जहां भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में भी शानदार विजय प्राप्त की थी, वहां पर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से बिखरा हुआ लगता है। बहुत सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, जैसे ईडी को लेकर है। अब ईडी हर जगह जा रही है। हेमंत सोरेन को तो गिरफ्तार किया ही गया है। कल पहुंच गई उत्तराखंड में हरक सिंह रावत के घर। हरक सिंह रावत कई पार्टियों में रह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी से वो लौट के आए थे कांग्रेस में। अब हरक सिंह रावत के यहां मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी पहुंची है। अरविंद केजरीवाल के कल पीए से लंबी पूछताछ हुई। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने बाकायदा एक बयान जारी किया ट्विटर पर, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे पीए से 16 घंटे ईडी के 23 अफसरों ने रेड की, लेकिन गहन छानबीन में कुछ मिला नहीं। अब मिला कि नहीं मिला ये तो ईडी बताएगी। आगे कौन सी गिरफ्तारियां होंगी, ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हो सकते हैं। लेकिन 2 स्टेट ऐसे हैं जहां विपक्ष के पास कभी ईडी नहीं पहुंची है। एक है उड़ीसा, जहां बीजू जनता दल का शासन है, लेकिन बीजू जनता दल के खिलाफ कभी भी ईडी नहीं पहुंची है। दूसरा जरा आश्चर्य होता है उत्तर प्रदेश को लेकर। अखिलेश जी बहुत वोकल हैं, लगातार समाजवादी पार्टी जो है वो भाजपा के साथ चुनाव में लड़ती रही है, लगातार सांप्रदायिकता के सवाल पर बोलती रही है, लेकिन अखिलेश यादव या उनके आसपास के लोगों के घर भी अभी तक, जब मैं ये बात कर रहा हूं, अभी तक ईडी नहीं पहुंची है। कई सारे पत्रकार, कई सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि सबके घर, सारे विपक्ष के घर ईडी पहुंच रही है। पवार साहब के यहां पहुंच गई, हेमंत सोरेन के यहां ईडी पहुंच गई, कहां कहां नहीं पहुंच गई आप नाम लीजिए। राजस्थान में वैभव गहलोत के घर पहुंच गई, मध्य प्रदेश में तमाम लोगों के यहां पहुंच गई, लेकिन अभी तक ईडी जो है वो नहीं पहुंच पाई है। अगर तो अखिलेश जी के यहां ईडी नहीं पहुंच पाई है, इसको लेकर कई लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं ऐसे इसको कह सकता हूं कि हो सकता है अखिलेश जी ने इतना अच्छा शासन चलाया हो, इतना ईमानदार शासन चलाया हो कि उनके खिलाफ कुछ मिला ही ना हो। आजम खान को तो बहुत परेशान किया गया। आजम खान साहब लगातार जेल में रहे, लगातार छोटी से छोटी चीज पर मुकदमा होता रहा। बहुत सारे मुकदमों से बरी होने के बाद भी उनको किसी तरह से जेल में फंसाकर लगातार रखा गया। उनके बेटे के ऊपर मुकदमा हुआ, सांसदी गई, सब कुछ हुआ, लेकिन उनके अलावा अखिलेश यादव जी के परिवार के आसपास ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो एक सवालिया निशान उठाता है। हालांकि इसको लेकर मैं कोई तल्ख टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि कैसे भी यूपी में अगर ये लोग गठबंधन ढंग से कर पाते और कुछ सीटें जीत पाते, तभी इंडिया गठबंधन की उम्मीदें कुछ बढ़ पाती। अगर यूपी की सीटें ऐसे आप थाली में भारतीय जनता पार्टी को पूरी की पूरी गिफ्ट कर देंगे, तो एक सवाल तो उठेगा कि आखिर इंडिया गठबंधन है कहां, क्योंकि महाराष्ट्र में तो पहले से गठबंधन था।
तमिलनाडु में पहले से गठबंधन था, बिहार में पहले से महागठबंधन था, झारखंड में पहले से महागठबंधन था। तो इंडिया गठबंधन जो बना था उसमें दो ही इंपॉर्टेंट पार्टियां ऐसी थी जो नहीं आई थी। समाजवादी पार्टी नहीं आई थी और नीतीश जी की पार्टी नहीं आई थी। नीतीश जी की पार्टी जा चुकी है, आगे क्या होगा हम नहीं जानते हैं। तो यूपीए जो पुराना था वो तो इंटैक्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन नया बना उसमें तमाम दरारें दिखाई दे रही हैं। और अब जब चुनाव 100 दिन से भी कम रह गया है तो इस तरह की जो चीज है वो कहीं ना कहीं परेशान करने वाली है विपक्ष को। राहुल गांधी जी अपनी यात्रा में हैं, कई लोगों ने कहा, ट्विटर पर मैंने लिखा तो कई लोग नाराज हो गए कि मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी इस समय दिल्ली में होते, अगर वो गठबंधन का जो सारा कामकाज है लगातार देख रहे होते तो उनकी बात का अपना एक अलग वजन है, उनकी बात सुनी जाती है, शायद इन स्थितियों को संभाला जा सकता था। अब राहुल गांधी बड़े नेता हैं, खड़गे साहब बड़े नेता हैं, ये लोग क्या सोच रहे हैं, जब खबर मेरे पास है तो मुझसे पहले खबर उनके पास पहुंच गई होगी। ये लोग क्या सोच रहे हैं, आगे कैसे करेंगे, ये तो यही लोग बताएंगे। आपके पास खबरें आएंगी ही जब ये लोग आगे करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल ये कंडीशन है कि कम से कम बिहार में इंडिया गठबंधन जो है वो फिर से यूपीए हो गया है। जो नीतीश कुमार शामिल हो गए थे वो बाहर निकल गए और उत्तर प्रदेश जो दूसरा बड़ा प्रदेश है, या कहें कि देश का सबसे बड़ा प्रदेश है, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें जहां पर हैं, वहां पर इसके एक प्रमुख सहयोगी जयंत चौधरी भारतीय जनता पार्टी के साथ जाते हुए साफ दिखाई दे रहे हैं। बाकी खबरों में पवार साहब के साथ भी वही हुआ जो शिवसेना के साथ हुआ था। अजित पवार की जो पार्टी थी उसको असली एनसीपी मान लिया और नया कानून आया है, आप जानते ही हैं, मुख्य चुनाव आयोग को बाहर कर दिया गया है। अब चुनाव आयुक्त चुनने में प्रधानमंत्री होंगे, उनके एक मंत्री होंगे और विपक्ष के नेता होंगे, यानी प्रधानमंत्री अपने मन से नया चुनाव आयुक्त चुन पाएंगे। तो नया चुनाव आयोग चुनने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। वो कौन होगा ये मैटर नहीं करता है, लेकिन ये तो तय है कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। उमर खालिद के साथ जो होना था वो हुआ। आज उसकी डेट फिर से सुनने की थी, लेकिन जज बेला त्रिवेदी जी आज बिजी हैं, संविधान पीठ का कोई विशेष मामला सुन रही हैं, तो आज भी उसकी कार्यवाही नहीं हुई। अगली कब होगी, नहीं होगी, कोई नहीं जानता है। देश ऐसे ही चल रहा है, मंदिर मस्जिद लगातार चल रहा है। मेरठ से खबर आई कि वहां एक बिल्डिंग को लेकर विवाद थी। एक पक्ष कह रहा था कि यह लाक्षागृह है, दूसरा पक्ष कह रहा था कि यह मजार है। 53 साल तक कोर्ट की लड़ाई चली और जैसा होता है आजकल वही हुआ। कोर्ट ने मजार कहा कि मजार नहीं है, ये लाक्षागृह है, ये पांडवों के समय का लाक्षागृह है, ये कोर्ट ने मान लिया। ये अलग बात है कि उत्तराखंड में भी एक इलाका है उसको लाक्षागृह कहा जाता है और भी कई जगहों पर है। अब ये सब चलता रहता है, लेकिन 2024 के चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन में जो ये बिखराव आया है ये निश्चित रूप से चिंता पैदा करने वाला है। अब इंडिया गठबंधन के लोग इसको दूर कर पाते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी को थाली में रखकर उत्तर प्रदेश परोस देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। ये आने वाले समय में हम देख पाएंगे और जब ऐसी कुछ खबर आएगी तो हम फिर अपडेट लेके आएंगे। आप जानते हैं रोज हम अपनी डेली अपडेट्स आज की बात में करते हैं। आज मुझे सबसे महत्वपूर्ण यह मुद्दा लगा, कल फिर किसी और मुद्दे पे बात होगी। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। आप जो क्यूआर कोड देख रहे हैं मेरे बगल में, आप उससे हमारे मेंबर बन सकते हैं। बाकी चैनल को कैसे आगे बढ़ाना है, चैनल को कैसे ताकत देना है, सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके, ये सब आपको खुद तय करना है। हां, आप हमें ताकत देंगे तभी हमें वो ताकत मिलेगी कि हम कैमरे और सत्ता की आंख में आंख डालकर सच बोल सके। बहुत शुक्रिया।